हेलो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। आज से हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हमने इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया है। अब बेटा जी, जो हम पढ़ेंगे डैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और बेटा जी याद रखिएगा, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो मान के चलो पूरी इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी। इट्स सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दैट्स द केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। अब सर ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्यों केमिस्ट्री में आ गया? तो बेटा याद रखना, जो अभी तक हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते थे वो हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में पढ़ते थे। वेदर इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेदर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेदर इट्स साइज का ऑर्डर। अब सारा कुछ हम ये डिस्कस कर रहे थे किस पे? एक खाली एटम पे। बट हमें तो पता ही है सर, एटम में, नेचर में एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। बट नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है? नेचर में एटम्स कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर आ गया, हाउ एटम्स कंबाइन, व्हाई एटम्स कंबाइन, या इन अदर वर्ड्स मैं बोलूंगा व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? इसी चीज को सॉल्व करने में एक चैप्टर आ गया, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। अब जब भी आप सुनोगे व्हाट्स केमिकल बॉन्ड, तो बेटा याद रखना, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जब भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल मतलब मिंगल, दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपल याद रखना। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग है क्या मेरे बेटे? इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू atoms, अट्रैक्शन बिटवीन मोर देन टू एटम्स। क्या बोला मैंने? व्हाट्स केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो बेटा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा अगर याद होगा आपको, मैंने बोला था जब जब अट्रैक्शन होगी कटना है मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन is always एक्सोथर्मिक। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर क्वेश्चन क्या है? वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड। अब केमिकल बॉन्ड क्यों बन गया?
वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसके लिए आप खोपचे में आओ। सर खोपचा मतलब ये। अब आपको पता है ये He, Nar, Kr, जेनॉन, रेडॉन। अब बेटा आपको पता ही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, हाँ या ना। बट इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP6। NS2 NP6 का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स हम इसको ऑक्टेट कहते हैं, दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। तो साइंटिस्ट्स ने ये एनालाइज किया, ये देखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया। सर इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा हमने? इनर्ट गैसेस इनको इसीलिए कहा क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट्स को ये लगा कि सभी एलिमेंट जस्ट लाइक सोडियम जो है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 8, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो साइंटिस्ट्स ने ये सोचा कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Na पॉजिटिव बनाएगा। जब ये Na पॉजिटिव बनाएगा तो इसके पास क्या आएगा? 2, 8 मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसी तरह अगर मेरे पास क्लोरीन है, अब साइंटिस्ट्स ने ये सोचा कि क्लोरीन के पास क्या है? 2, 8, 7 है इसके पास, 2, 8, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा? 2, 8 मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। तो दैट मीन्स यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन की बात करूंगा और दूसरे फ्लोरीन की बात करूंगा, फ्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? ये वाला फ्लोरीन इसको बोलेगा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे, और ये वाला फ्लोरीन इसको बोलेगा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे। जब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो दोनों के अब इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने काउंट किए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो सर ये क्यों बता रहे हो? गर्ज मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक एटम रिएक्शन या एक एटम तभी कंबाइन होता है ताकि, ये इनिशियल थ्योरी ये है कि एक एटम इसीलिए कंबाइन करता है, इसीलिए बॉन्ड बनाता है ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और वो स्टेबल बन जाए। सिंपल। तो आपको याद क्या रखना है? एक एटम इसीलिए बॉन्डिंग करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और वो स्टेबल बन जाए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से जैसे सोडियम में, या इलेक्ट्रॉन गेन करने में जैसे क्लोरीन, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से आता है जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तभी 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तभी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लेटर ऑन थ्योरी थी, ये पहली थ्योरी थी। पहली थ्योरी ये थी कि ये एटम्स इसीलिए कंबाइन होते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। और 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? वो स्टेबल बन जाते हैं, इनर्ट बन जाते हैं। बट उस वक्त मैंने क्या बोला? वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स इन ऑर्डर टू, इसका आंसर लिखो, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। बस इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है ये मैंने फर्स्ट थ्योरी बोला। तो हाउ टू गेन स्टेबिलिटी? फर्स्ट क्या आया? हाउ टू गेन स्टेबिलिटी।
पहली बार जो हमारे पास आंसर आया, हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, साइंटिस्ट को बोला हम स्टेबिलिटी को कैसे गेन करें, तो उनके पास क्या आंसर आया, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, सिंपल, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अरे भाई ऑक्टेट को कंप्लीट कर लो, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। क्या बोला मैंने, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, केमिकल बॉन्ड इसीलिए बनता है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। हाउ स्टेबिलिटी इज फॉर्म, हाउ कैसे स्टेबिलिटी आती है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। बट उस वक्त के साइंटिस्ट्स आ गए, उन्होंने ये एनालाइज किया कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है, फिर भी वो बॉन्ड बनाते हैं, जस्ट लाइक XeF2, XeF4, what about these, XeF6, XeO4 या XeO2F2, what about these elements, compounds, what about these molecules? अगर जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके हिसाब से ये तो स्टेबल होना चाहिए, फिर भी इसने बॉन्ड क्यों बनाया, इस जेनॉन ने क्यों बॉन्ड बनाया? अब इसका जो आंसर आ गया, बोला कि 8 ऑक्टेट वोक्टेट कुछ नहीं होता है। इसका आंसर फिर थर्मोडायनेमिकली आया, बोला एटम इसीलिए बॉन्ड बनाता है इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब काम क्या आ गई, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला कि सर क्या बॉन्ड इसीलिए बनता है इन ऑर्डर टू एनर्जी रिलीज करने के लिए। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी इज रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सिंपल पॉइंट ये याद रखना कि हमने एनर्जी का दिस कॉल्ड एज एनर्जी कंसेप्ट। तो बेटा याद रखना बॉन्ड इसीलिए बनता है ताकि एनर्जी डिक्रीज हो। अब बेटा अब जब दो एटम्स पास पास आते हैं तो उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, मान के चलो ये ए एटम है, ठीक है बेटा, और ये बी एटम है, ये ए एटम है, ये बी एटम है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ बी एटम। ये ए एटम बी एटम। अब ए एटम में क्या होगा मेरे बेटे, ए एटम में भी इलेक्ट्रॉन होगा और बी एटम में भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब बेटा आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे वहां पे कौन सा फोर्स होगा, वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो रेड से मैं FR दिखाऊंगा, FR का मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी के बीच में कौन सा फोर्स होगा मेरे बेटे, सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। बट मेरे बेटे याद रखना मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड एटम ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा याद रखना क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ रिपल्शन,
इलेक्ट्रॉन ए का और न्यूक्लियस बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन बी का और न्यूक्लियस ए का, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज एफ ए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जब दो एटम्स पास आते हैं तो दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और बेटा याद रखना, जब भी बॉन्ड बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन को। सिंपल याद रखना, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन जब भी बॉन्ड बनेगा। व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स, ऐसे लिखेंगे, व्हेन bond forms फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, अब इसका एक ग्राफ आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से समझना वो ग्राफ क्या है। देखो बेटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब सर, दो एटम्स जब पास पास आते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जब दो एटम्स, एक एटम इधर दूसरा एटम इधर, तो मीन्स दोनों एटम दूर दूर है, तो बोथ द एटम्स आर एट इन्फिनिटी। जब दोनों एटम्स इन्फिनिटी पे है, ऐसे बनाऊंगा, जब दोनों एटम इन्फिनिटी पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है। और बेटा याद रखना, जब जब दो एटम्स पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, तो डैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तब तब एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, टिल अ पॉइंट जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी। और उस पॉइंट पे जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो गई, उस पॉइंट पे बॉन्ड बनेगा। डैट मीन्स सर, यहाँ पे जो आपने ये रेड कलर का डॉट बनाया, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई जो मैंने रेड से बनाया, इसी एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब जब बॉन्ड बनेगा, जब जब बॉन्ड बनेगा, एटम्स दो पास आएंगे, पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो डैट मीन्स यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अ पॉइंट रीचेस व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, वहाँ पे बॉन्ड बनेगा। वहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या दो एटम्स इतने पास आ गए? यस सर, यस सर, दो एटम्स इतने पास आ गए, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये क्वेश्चन आ सकता है। और बेटा याद रखना, दिस इज द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव का मतलब हो गया एनर्जी रिलीज, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया? एनर्जी रिलीज। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज। और बेटा ये ग्राफ याद रखना, जब दो एटम्स पहले थे इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, अब जब ये पास 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 आ गए, दैट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। जब जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज हो गई, जब एनर्जी रिलीज हो गई तो मैक्सिमम पॉइंट, जब एनर्जी रिलीज हो गई, जब एक पॉइंट आ गया व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उस पॉइंट में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब अगर मैंने फिर से दोनों एटम्स को पास में लिया तो क्या होगा? वहां पे रिपल्शन फोर्स
इंक्रीज होगा, जब रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, जो मैंने रेड से बनाया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इज इट क्लियर मेरे बेटे? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है, तो बेटा याद रखना, जब मैक्सिमम पॉइंट मतलब जहां पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? बॉन्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, दैट इज द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन क्या आता है? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब बेटा याद रखना, जो जितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करेगा मीन्स उसकी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्या वो उतना ही स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही थर्मली स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल का मतलब हो गया अगर मैंने उसको हीट भी दी वो उस हीट को टॉलरेट करेगा क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा अब आप बोलोगे सर हमें तो स्ट्रक्चर नहीं आता है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दैट इज द लिविस स्ट्रक्चर। इसीलिए बोला ना, इट्स द बाप ऑफ ऑल द चैप्टर्स। इनऑर्गेनिक सारी इसी पे टिकी है, दैट इज HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, सर हमें तो पता ही नहीं है स्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ, आप एक बार याद रखना। Cl याद नहीं रखना है बट आगे हम पढ़ेंगे। दिस इज HClO। अब इसी तरह HClO2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO2। सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO3 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4। अरे इजी है मेरे बेटे, इजी है, बहुत इजी, लोड मत लो। अब जिसके ज़्यादा बॉन्ड्स वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्या इसके ज़्यादा बॉन्ड्स हैं? यस सर। ज़्यादा बॉन्ड्स बन गए तो ज़्यादा बॉन्ड्स का मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज, हाँ या ना? ज़्यादा एनर्जी रिलीज। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, हाँ या ना? ज़्यादा स्टेबिलिटी, यस सर। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी विल बी ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना? आया समझ? अब बेटा याद रखना एक पॉइंट याद रखना, फिर इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे। बेटा जब भी बॉन्ड बनेगा मीन्स अट्रैक्शन फोर्स होगी, जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, क्या बोला मैंने? जब भी एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल तब हम उसको बॉन्ड बोलेंगे। अगर उससे कम होगी तब हम उसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने? जब भी एनर्जी, जब दो एटम्स पास आएंगे मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी, जब एनर्जी रिलीज 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा आएगी तब मैं बोलूंगा केमिकल बॉन्ड बन गया। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अमाउंट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, व्हेन अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी is greater than 42 kilojoule per mole, then it is considered as chemical bond। देन इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। तभी बोलेंगे केमिकल बॉन्ड जब एनर्जी रिलीज, और यहां से आईआईटी में क्वेश्चन आया है, जब एनर्जी रिलीज 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा होगी। सिमिलरली इफ एनर्जी इज इन बिटवीन 8 to 42 किलोजूल पर मोल, याद रखना अगर एनर्जी जो रिलीज हो गई वो एनर्जी 8 to 42 किलोजूल पर मोल के बीच में है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। if energy release
is in between is in between 8 to 42 kilojoule per mole, then it is called as H बॉन्ड. तो हम इसको क्या कहते हैं मेरे बेटे? H बॉन्ड. इसी तरह अगर 8 से कम एनर्जी रिलीज हो गई तो वहां पे फोर्स होता है, उस फोर्स को कहते हैं वैंडरवाल फोर्स. वैंडरवाल बॉन्ड नहीं होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सिंपल. ऑल्सो if released energy is less than 8 kilojoule per mole, 8 kilojoule per mole, then it is called as van der Waal फोर्स. ठीक है मेरे बेटे, क्या बोला मैंने? अगर एनर्जी रिलीज ग्रेटर देन 42 किलो जूल देन केमिकल बॉन्ड. अगर एनर्जी रिलीज 8 टू 42 किलो जूल पर मोल देन हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर लेस देन 8 किलो जूल पर मोल देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस